Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अपडेट्स में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे, बट उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों का डिस्कशन करना ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि SBI हो या IBPS हो, दोनों में रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस आते हैं। 35 क्वेश्चंस करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट 35 क्वेश्चंस के साथ में जो 20 मिनट की वैल्यूएशन होती है, जो 20 मिनट का टाइम लिमिटेशंस होती है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि 20 मिनट में हम बात करें कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना ये थोड़ा टिपिकल पोर्शन है। हाँ, अगर पेपर का लेवल बहुत इजी हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी हो, तो आप 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट यदि पेपर का लेवल चेंज होता है, पेपर का लेवल इजी से मॉडरेट लेवल पे जाता है या मॉडरेट से टफ लेवल पे जाता है, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि आप 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन कर पाओ। यदि पेपर का लेवल मॉडरेट है तो आपका टारगेट हो सकता है कि 26 से 28 क्वेश्चंस तक, जब आपका पेपर का लेवल कैसा हो, मॉडरेट लेवल हो। ठीक है, यदि पेपर का लेवल टफ है तो आप 22 से 24 क्वेश्चंस तक अटैम्प्ट करें। ठीक है, जब पेपर का लेवल डिफ़िकल्टी लेवल हाईएस्ट हो। ठीक है, क्योंकि आपको चाहे आप क्वेश्चंस कम अटैम्प्ट करो, बट आपके एक्यूरेसी लेवल बहुत मैटर करती है। यदि आपने 35 क्वेश्चंस किए बट आपके उनमें से क्वेश्चंस कुछ गलत हो गए, तो वो कोई मैटर नहीं करता। मतलब आपके नंबर ऑफ़ स्कोर्स, जो आपका टोटल नंबर है, स्कोर जो आपने किया है, वो कम हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए कि आप जितना भी अटैम्प्ट करो वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए, और वही मैटर करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आज उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो कि हमें कम टाइम में भी बहुत अच्छा स्कोर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम, जैसे जयदीप सर ने पिछली लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था इनइक्वालिटी, तो आज हम एक वैसा ही टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपको बहुत कम टाइम में एक बहुत अच्छा, बहुत सेफ स्कोर आपको दिला सकता है। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है सिलोगिज्म। तो सबसे पहले सिलोगिज्म को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि सिलोगिज्म होता क्या है। एक्चुअली सिलोगिज्म जो टॉपिक है, सिलॉग जिसको हम कहते हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स, ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को शो करता है कि ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, ये एक दूसरे के किस पार्ट को रखते हैं, किसी पार्ट को नहीं रखते हैं, क्या इनका ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कि ए है जिसके पास अपनी 100 वैल्यू है, एक है जिसके पास अपनी कुछ 100 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और बी है जिसके पास अपनी 75 वैल्यूज़ है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझना। हम सिलोगिज्म को बता रहे हैं कि सिलोगिज्म होता क्या है। ठीक है, आपने माना कि ए है जिसके पास अपनी कोई 100 वैल्यूज़ है, उसके पास 100 रुपीज़ है। ठीक है, और बी है जिसके पास 75 रुपीज़ है। ठीक है, तो आपको क्या, आप सिलोगिज्म क्या बताता है कि इन 100 और इन 75, यानी ए और बी, यानी कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं। मतलब ये जो 75 रुपये ये इस 100 रुपये के अंदर बिलोंग करते हैं या नहीं करते, या इसका 75 रुपये का कुछ पोर्शन इस 100 रुपये के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन शो करने का काम करता है, वो कौन करता है, सिलोगिज्म। ठीक है, हम अब सिलोगिज्म को सॉल्व करने के लिए हम वेन डायग्राम का हेल्प लेते हैं। किस चीज़ का हेल्प लेते हैं, वेन डायग्राम का हेल्प लेते हैं सिलोगिज्म को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वेन डायग्राम क्या करता है, वेन डायग्राम जैसे आपके पास एक सब्सटेंस है ए और एक सब्सटेंस है बी, या एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट के एरिया को, मतलब उस ऑब्जेक्ट की क्या वैल्यू हो सकती है, उन चीज़ों को डिनोट करने के लिए हम सर्कल का यूज़ करते हैं, और इसी को हम वेन डायग्राम की तरह से जानते हैं। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट ए है जिसकी वैल्यूएशन ये है, जिसको मैंने एक सर्कल से डिनोट किया है। ठीक है, वैसे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है, जिसकी वैल्यू को हमने दूसरे सर्कल से डिनोट किया है। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या करता है कि इन दोनों के बीच में यदि कोई भी रिलेशन होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में यदि कोई रिलेशन होगा तो हम उसको वेन डायग्राम के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और वेन डायग्राम का मोस्टली जो यूज़ है वो किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, स्लॉग्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ए और बी के बीच में जो रिलेशन है उसको डिनोट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेन डायग्राम का। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि स्लॉग्स होते क्या हैं, या फिर किस टाइप से हमें डिफाइन किए जाते हैं स्लॉग्स। ठीक है, तो स्लॉग्स को पढ़ने से पहले स्लॉग्स की कुछ फंडामेंटल टर्म्स होती है जो कि मोस्टली यूज़ की जाती है स्लॉग्स को डिफाइन करने के लिए, स्लॉग्स के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए। स्लॉग्स के कुछ फंडामेंटल टर्म्स हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल टर्म है ऑल, सम, नो और सम नॉट।
ये इसकी फंडामेंटल टर्म्स है जो कि स्लॉक्स को डिफाइन करने के लिए, स्लॉक्स के रिलेशंस को शो करने के लिए डिनोट की जाती है। ठीक है, ऑल का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है। ऑल का मतलब सभी। ठीक है, सम का मतलब होता है कुछ पार्ट, नो यानी कोई भी नहीं, सम नॉट यानी कुछ नहीं। ठीक है, तो आप जैसे ही इन सेंटेंसेस को बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपने बोला ऑल, सम, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जो सेंटेंस है ये हमेशा पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। ये क्या देते हैं, पॉजिटिव वाइब्स। और नो और नॉट तो आपको पता ही है कि ये क्या देते हैं, नेगेटिव वाइब्स। ये क्या देते हैं, नेगेटिव वाइब्स। मीन्स यदि आपके सेंटेंस में आता है ऑल और सम, क्या आता है, ऑल या सम आता है, तो ये आपको पॉजिटिव, मतलब उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बीच में एक रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, वो रिलेशन पॉजिटिव ही होगा, मतलब ए और बी डायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, उनका कुछ पार्ट बिलोंग करता होगा एक दूसरे को। इस चीज़ को शो करने के लिए क्या, ऑल और सम, जो कि एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे जो दूसरे फंडामेंटल टर्म्स है दैट इज़ नो और सम नॉट। जैसे आपको पता है कि नो का मतलब तो नहीं होता है, मतलब कि ये एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते हैं। जो ऑब्जेक्ट ए है, दो ऑब्जेक्ट बी है, ये एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी को कम शो करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट, कि ये ए और बी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखता है, कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ ऑल और सम। फाइन, ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑल के बारे में। ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। अब जैसे हम वेन डायग्राम की बात की थी, अभी हमने वेन डायग्राम की बात की थी कि स्लॉगलिज्म को सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम हमें पहले बनाना आना चाहिए कि वेन डायग्राम होता क्या है या वेन डायग्राम बनता कैसे है। ठीक है, तो ऑल के लिए हम बात करें, अभी हम किसके लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑल के लिए। ठीक है, तो यदि हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है कि ऑल ए आर बी, आपका सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ऑल ए आर बी, तो यदि हम इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम इसको हिंदी में एक बार बोल के देखते हैं। तो इसका मतलब होता है सभी ए क्या है, बी है, सभी ए बी है। तो मतलब क्या हुआ, ए की यदि कोई भी वैल्यू हो, ए की यदि वैल्यू चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, या फिर 1000 हो, चाहे कुछ भी वैल्यू हो, ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू जरूर होगी। ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए, ऑल ए आर बी। ठीक है, मतलब सभी ए की वैल्यू क्या होगी, बी होगी। तो जब हम इसका वेन डायग्राम डिनोट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए का पहले एरिया दिखाएंगे, इसका एरिया दिखाएंगे, पहले ए का एरिया दिखाएंगे, और फिर हम दूसरा सर्कल बनाएंगे जो किसको डिनोट करता है, बी को। अब देखिए, इस सर्कल को देखने के बाद आपको पता चल रहा है, इस सर्कल को देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि जो ए की जितनी भी वैल्यू हो, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, वो सब किसके अंदर आ रही है, बी के पार्ट के अंदर आ रही है। किसके अंदर आ रही है, बी के अंदर आ रही है। तो हमारा सेंटेंस क्लेरिफिकेशन हो गया कि ऑल ए आर बी, यही हमने कहा था, हमारे सेंटेंस, हमारा स्टेटमेंट यही था कि ऑल ए आर बी। तो हमने जब इसका वेन डायग्राम डिनोट किया, तो वेन डायग्राम आपको समझना है कि जब भी ऑल वाला वेन डायग्राम हो, कौन सा वाला, ऑल वाला वेन डायग्राम हो, तो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बनता है। ठीक है, जैसे इसमें ऑल ए छोटी वैल्यू थी, ए की वैल्यू सारी किस में बिलोंग करती है, बी में बिलोंग करती है, तो हमने ए का सर्कल छोटा बनाया और बी का सर्कल बड़ा बनाया। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं, जाके आपको और अच्छे ढंग से समझ में आए। ठीक है, अब हमारे पास इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ी बात है, इन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें दी गई होती हैं, इनमें आपको सबसे पहले 2, 3 या 4 या 5, कभी कभी 2 भी दिए होते हैं। ठीक है, 3, 4, 5 टर्म्स भी दी हो सकती है, या फिर ज़्यादा भी टर्म्स दी जा सकती है, और उनसे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन्स दिए जाते हैं। आपको उन कंक्लूजन्स को आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि ऊपर दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं, ऊपर दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं उनके हिसाब से कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, कौन से कंक्लूजन, कौन से निष्कर्ष निकल रहे हैं। यदि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो उसमें ऑप्शन ये भी होता है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, या फिर कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, कौन सा निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बोला था कि ये चैप्टर इतना ईजी है कि आपको एक बार इसका फंडामेंटल्स आ गए, आपको इसके एक बेसिक्स आ गए, तो शायद आप इस टॉपिक को बिना पेन और पेपर उठाए भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे इसका फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी ए क्या है, बी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसको भी डिनोट करना होता है, जो भी कम वैल्यू रखता है, उसको हम इस छोटे वाले सर्कल से डिनोट करते हैं। हमने बोला है कि ऑल ए आर बी। ठीक है, तो ऑल ए आर बी का डायग्राम, वेन डायग्राम बन गया। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको हर स्टेटमेंट के हिसाब से वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। यदि आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या देखें, सभी बी क्या है, सी है, ऑल बी आर सी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से हमने वेन डायग्राम बनाया, ए क्या है, बी है। अभी सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, सभी बी भी क्या है, सी है। तो हम तीसरा सर्कल बनाएंगे जो किसको डिनोट कर रहा है, सी को। अब इसमें आप देखो पहला वाला सर्कल क्या डिनोट कर रहा है कि सभी बी क्या है, ए है, ठीक है। दूसरा वाला क्या डिनोट कर रहा है कि सभी सी क्या है, बी है, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थर्ड जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि सभी सी क्या है, डी है, सभी सी क्या है, डी है। मतलब आपको एक और सर्कल बनाना पड़ेगा जो कि किसकी वैल्यूएशन दिखाएगा कि ये सी है, मतलब सभी सी क्या है, डी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किया जो सबसे पहले डिनोट कर रहा है कि ऑल ए आर बी, फिर डिनोट कर रहा है कि ऑल बी आर, पहला डिनोट कर रहा है ऑल ए आर बी, दूसरा डिनोट कर रहा है कि ऑल बी आर सी, थर्ड क्या डिनोट कर रहा है, ऑल सी आर डी, ठीक है। अब हम अपने कंक्लूजन्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कंक्लूजन, आपका आंसर आपके हिसाब से नहीं होता है, इसमें आंसर देना होता है कि कंक्लूजन्स क्या पूछे गए हैं, और वो कंक्लूजन आपके चीज़ को डिनोट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। मतलब आपके जो कंक्लूजन्स है वो उस स्टेटमेंट के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उन चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला कंक्लूजन क्या दिया गया है, सभी सी ए है। अब देखो सी का क्या है, सी इतना बड़ा सर्कल है, सी कितना बड़ा सर्कल है, इतना बड़ा सर्कल है, और ए कितना छोटा सा सर्कल है, ए इतना छोटा सा सर्कल है। तो हमने देखा कि सी का कुछ पार्ट ए रखते हैं, सी का कुछ पार्ट ए रखते हैं, ना कि सारा पार्ट रखते हैं। मतलब सी का तो सी इतना बड़ा सर्कल है, इतना बड़ा डायग्राम है, उसके अंदर ए सिर्फ इतना छोटा सा है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना कि सी का सारा पार्ट ए रखते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। सी का कुछ, अगर इसमें लिखा होता कि सी का कुछ पार्ट ए रखते हैं तो शायद ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, पर यहाँ पे क्या लिखा है, सभी सी ए है, जबकि सभी सी ए तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब हम सेकंड कंक्लूजन की तरफ पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है कुछ डी, सेकंड कंक्लूजन लिखा हुआ है कुछ डी बी है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कुछ डी बी है। अभी हम देखते हैं कि डी कितना बड़ा पोर्शन है, डी का इतना बड़ा पोर्शन है, ठीक है, डी का इतना बड़ा पोर्शन है, उसके अंदर बी कितना है, बी है, ये डी के अंदर कितना पार्ट है, बी का इतना पार्ट है। एक बार वापस से बताता हूँ आपको, सेकंड पहला कंक्लूजन तो आपका गलत हो गया, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, कुछ डी बी है, ठीक है, डी का पोर्शन कितना बड़ा है, डी का पोर्शन इतना बड़ा है, ठीक है। उसके अंदर बी है, उसके अंदर बी कितना है, इतना सा पोर्शन है, बी का सिर्फ इतना सा पोर्शन है। तो आप देखते हो कि डी के अंदर बी है और वो बहुत छोटा सा पार्ट रखता है, बहुत छोटा है हो या बहुत बड़ा हो, बट उसका कुछ पार्ट डी का, जो डी का एरिया है उसका कुछ पार्ट क्या रखता है, बी। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। ये क्या कह रहा है, कुछ डी बी है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया कि कुछ डी बी है। अब हम तीसरे स्टेटमेंट की तरफ आते हैं जो कि क्या डिनोट कर रहा है कि कुछ सी ए है। तीसरा स्टेटमेंट है वो आपका क्या कह रहा है, तीसरा जो कंक्लूजन है वो क्या कह रहा है, कुछ सी क्या है, ए है, कुछ सी क्या है, ए है। अब देखो सी का पोर्शन कितना बड़ा है, सी का पोर्शन इतना बड़ा सी का पोर्शन है, उसके अंदर ए का पोर्शन है कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट क्या है, ए का। तो सी का कुछ पार्ट ए रखता है। मैंने आपको पहले वाले में बताया था कि सभी सी ए नहीं है, बट सी का जो इतना बड़ा एरिया है उसमें से कुछ एरिया कौन रखता है, ए रखता है। तो हम कह सकते हैं कि सी का कुछ पार्ट क्या है, एक ए है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, कुछ सी की वैल्यू क्या रखता है, ए भी रखता है, ठीक है। तो मतलब इसके हिसाब से हमने क्या देखा, इसके हिसाब से हमने देखा कि जो पहला वाला कंक्लूजन था वो गलत था और बाकी जो दो कंक्लूजन थे वो क्या थे, सही, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया हो, और यदि आपको कोई और प्रॉब्लम हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप अपने क्वेरीज़ को कमेंट करें या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वहाँ पे आके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वापस से समझा देंगे, या फिर कोई और प्रॉब्लम हुई तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, बेसिक क्वेश्चन था, आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया जो डिनोट करता है कि स्लॉगलिज्म का मतलब ऑल वाला जो पोर्शन है, जो उसका फंडामेंटल टर्म है ऑल, ठीक है, ये क्या है, मतलब ये इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, इससे हम स्टेटमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं डायग्राम के अंदर और उससे कंक्लूजन्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आजकल एग्ज़ाम्स में
कुछ नई नई टर्म्स का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है दैट इज़ सब्स्टिट्यूट। मतलब कभी कभी ऑल डायरेक्ट नहीं लिख के दिया जाता, आपके एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है कि ऑल डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा, ऑल के अंदर कुछ, ऑल की जगह पे कुछ दो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे, ठीक है। कभी कुछ नए नए वर्ड्स लिखे दिए जाते हैं, जैसे कि कभी ईच लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया? कभी ईच लिख दिया। जैसे क्वेश्चन में लिखा ईच ए आर बी, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस ईच का मतलब भी क्या होता है? ऑल। इस ईच का मतलब भी क्या होता है? ऑल। मतलब आप हिंदी में इसको पढ़ के देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो? ईच यानी प्रत्येक, ए आर बी, प्रत्येक ए क्या है? बी है। तो मतलब वही हुआ ना, पहले हमने दूसरे सेंटेंस में कहा था कि सभी ए क्या है? बी है। अभी हमने कहा प्रत्येक ए बी है, तो हमारा मतलब वही हुआ कि ईच लिखें चाहे हम ऑल लिखें, बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग, दोनों की क्या है? सेम मतलब है, ठीक है। ऐसे ही हमने यदि एवरी भी लिखा तो भी उसका मतलब क्या है? अब हमने ईच को रिप्लेस करके हमने क्या लिख दिया? ईच को रिप्लेस करके हमने लिख दिया एवरी, एवरी ए आर बी। तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि सभी ए क्या है? बी है, ठीक है। चाहे ईच लिखें, चाहे एवरी लिखें, चाहे एनी लिखें, या फिर 100% लिखें। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि आज तक अभी 100% आया नहीं है, बट वो दे सकता है एग्जामिनर 100% ए आर बी, 100% ए आर बी। तो यहाँ पे जो 100% है, मतलब यार 100% क्या होता है कि जितनी भी ए की वैल्यू वो किससे बिलोंग कर रही है? बी से बिलोंग कर रही है। वही तो हमने कहा था कि ऑल ए आर बी, तो हम 100% को भी किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ऑल से। इसका भी सेम मतलब होता है। अब यहाँ पे जो एक नया वर्ड है द ओनली, ठीक है। आप इस चीज़ को समझना कि द ओनली का भी मतलब वही होता है। क्या मतलब होता है? ऑल, ठीक है। द ओनली का मतलब भी क्या होता है? ऑल, ठीक है। अगर आपको कहीं भी एग्जाम में लिखा जाता है द ओनली ए आर बी, ए आर बी, तो इसका मतलब भी क्या होगा? आप इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं किससे? ऑल से। और कभी कभी आपको एक और चीज़, कभी कभी आपको डायरेक्ट लिख के देता है ए आर बी, कभी आपको डायरेक्ट लिख के क्या देगा? ए आर बी। तब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि सर के हिसाब से तो इसमें ऑल, सम, नो या सम नॉट, फ्यू या ईच, एवरी, एनी, कुछ ऐसे सेंटेंस आने चाहिए, बट यहाँ पे तो डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ए आर बी। तो जहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट ना दिया गया हो उस किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे, तो उसका भी सीधा सा मतलब होता है कि इसका मतलब भी क्या है? ऑल है। ये डायरेक्ट भी आपको सेंटेंस ऐसे दे दिया कि ए आर बी, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि ये सभी क्या है? ऑल। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं दिया तो इसका मतलब भी होता है ऑल, ठीक है। द ओनली का मतलब भी होता है ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है इफ़ इट इज़ एन ए देन इट इज़ बी। ये सबसे आपके लिए सबसे अलग होगा, ठीक है। आपने शायद ऐसा सुना भी हो या नहीं भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब भी क्या होता है? ऑल। इसका मतलब क्या है? मैं इसको हिंदी में बोल के बताता हूँ। अगर ये ए है तब ये बी है, ठीक है। अगर ये ए है, अगर ये ए है तो बी है, सॉरी एक, अगर ये ए है तो बी है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को पढ़ो आप एक बार। अगर ये ए है तो बी है। अब देखोगे कि इस सेंटेंस में भी यही कहा है कि अगर ये जो कोई भी सब्सटेंस है या अगर ये ए है, इसकी वैल्यू यदि ए है तो ये किससे बिलोंग कर रहा है? बी से बिलोंग कर रहा है। और ए का मतलब भी, ऑल का मतलब भी तो वही था ना कि सभी ए क्या है? बी है। ए की कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी वैल्यू हो, वो सब किससे बिलोंग कर रही है? बी से। तो ये सेम सेंटेंस है। तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि अगर लिखा है इफ़ इट इज़ एन ए, ध्यान रखना, इफ़ इट इज़ एन ए देन इट इज़ बी। इन सभी जो सेंटेंस है, आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना। इन सभी सेंटेंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? ऑल से। इन सभी का मतलब क्या होता है? ऑल, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक और कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं, मैंने अभी इनके बारे में चर्चा नहीं की है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। अभी तक हमने जो इन सेंटेंस का मतलब पता था, उन सब का मतलब था ऑल ए आर बी। इन सेंटेंस का मतलब क्या था? ऑल ए आर बी, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस येलो कलर से लिखे हैं, आपको इनका मतलब ध्यान से समझना है। कभी कभी एग्जामिनर पेपर का लेवल
डिफ़िकल्ट करने के लिए इन वर्ड्स का भी यूज़ कर लेता है, और ये वर्ड्स इनसे स्लाइटली डिफरेंट है, इन वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब सेम होता है, तरीका दूसरा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा आया, ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में कभी कभी लिखा आया, नन एक्सेप्ट ARB। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या लिखा है, नन एक्सेप्ट ARB। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, आप ध्यान से समझना। नन एक्सेप्ट ARB का मतलब होता है, नन एक्सेप्ट ARB का मतलब होता है ऑल BRA। ध्यान से समझना, नन एक्सेप्ट ARB। अब आपको इसको हिंदी में बोल के बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है कि जितने भी बी हैं वो सब किसको बिलोंग करते हैं, ए को बिलोंग करते हैं। जितने भी बी की वैल्यूज़ हैं, वो सब किसको बिलोंग करती है, ए को बिलोंग करती है। ठीक है, तो यदि नन एक्सेप्ट लिखाया तो ऑल ARB नहीं होगा, ऑल BRA होगा। इन चीज़ों को स्पेशली ध्यान रखना और इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर लेना आप लोग कि यदि नन एक्सेप्ट लिखा होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ऑल BRA, मतलब ए और बी आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बी की वैल्यू ए से बिलोंग करती है। ठीक है, बी जितनी भी वैल्यू होंगी बी की, वो सब किससे बिलोंग करेंगी, ए से बिलोंग करेंगी। ठीक है, ऐसे ही सेम यदि लिखा आता है नन बट, तो भी इसका मतलब भी सेम होगा। अगर जैसे आपको सेंटेंस लिखाया नन बट ARB, तो उसका मतलब भी क्या होगा, ऑल BRA। ठीक है, यदि आपके पास लिखा आया ओनली ARB, तो उसका मतलब भी क्या होगा, ऑल BRA। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से नोट कर लेना कि इन सारे सेंटेंस का मतलब तो क्या होगा, ऑल ARB। मतलब डायरेक्टली आप सेंटेंस है उसको आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बताता हूँ कैसे। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ईच एवरी एनी 100%। ठीक है, और भी जो मैंने पहले आपको सब्स्टिट्यूट वर्ड्स बताए थे, ठीक है, यदि कुछ भी नहीं दिया हो तब इन सब का मतलब होता है ऑल ARB, ऑल ARB। बट यदि इनकी जगह नन बट आ गया, तो आपको एक बी की वैल्यू ए से रिप्लेस कर देनी है। इसका मतलब क्या होगा, ऑल BRA। इसका मतलब क्या होगा, ऑल BRA। ठीक है, आप इन चीज़ों को ध्यान से नोट डाउन कर लेना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब डायरेक्टली ऑल ARB होता है, और इनका मतलब क्या होता है, इनमें ए और बी आपस में एक दूसरे के वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे टॉपिक पे पढ़ते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनके द्वारा आप बहुत इजीली समझ पाओगे कि क्या क्वेश्चन है। मैं आपको कुछ सेकंड्स देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आप एक बार ये क्वेश्चन का वेन डायग्राम बना लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सेंटेंस क्या लिखा है, सभी डेट मंथ है। तो मैं यहाँ पे डेट को सिर्फ D से डिनोट करूँगा और मंथ को M से डिनोट करूँगा। ठीक है, ध्यान देना, सभी डेट मंथ है, क्या है, मंथ है। ठीक है, सभी मंथ क्या है, ईयर है, सभी मंथ ईयर है। मैंने यहाँ पे मंथ को M से डिनोट किया है, ईयर को Y से डिनोट किया है, और सभी वीक क्या है, ईयर। अब देखो, ईयर का इतना बड़ा स्पेस है, ठीक है, उसके अंदर कहीं वीक हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका इसका वेन डायग्राम बनाना है। देखो, आपने वेन डायग्राम बनाया, बहुत मेरे हिसाब से आप सभी ने बना भी लिया होगा। कि देखो इसमें क्या लिखा होता, पहला स्टेटमेंट था सभी डेट क्या है, मंथ है। ठीक है, तो हमने सभी पहले डेट और मंथ का, मैं एक बार वापस आपको बताता हूँ। देखो वेन डायग्राम बना के, वेन डायग्राम बनाना बहुत सिंपल है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सभी डेट मंथ है, तो हमने पहले वेन डायग्राम बनाया डेट का और मंथ का रिलेशन शो करने के लिए। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, सभी मंथ ईयर है, सभी मंथ क्या है, ईयर है।
तो हमने मंथ और ईयर के बीच में रिलेशन शो करने वाला वेन डायग्राम भी बना लिया। अब उसके बाद थर्ड सेंटेंस क्या आता है, सभी वीक ईयर हैं, ठीक है। तो इस ईयर का पार्ट मतलब वीक की जो वैल्यू है, हमारा जो वीक है उस वो सभी क्या है, किसे बिलोंग करते हैं, ईयर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मंथ और वीक के बीच में अभी तक कोई रिलेशन नहीं दिया है, मंथ और डे के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं था। रिलेशन किस किस के बीच में था, वीक और ईयर के बीच में। तो हम इसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे ये बना लिया, ठीक है। तो अब हम इनके कंक्लूजन्स पढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, कुछ वीक डेट है। अब देखो मैंने अभी आपको क्या कहा, वीक और डेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया। वीक और डेट के बीच में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा पहले का कंक्लूजन गलत हो गया डायरेक्ट, ठीक है। कुछ मंथ के वीक होने की एक संभावना है, हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, कुछ मंथ के एक वीक होने की संभावना है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया संभावना, पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। एक वर्ड क्या आया, पॉसिबिलिटीज, संभावना, ठीक है। तो ये जो वर्ड है पॉसिबिलिटीज़ तो है कि मंथ और वीक के बीच में रिलेशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये पॉसिबिलिटीज़ को शो कर रहा है। तो ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा कंक्लूजन है वो सही हो सकता है, सेकंड वाला कंक्लूजन, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। मंथ और वीक के बीच में कोई रिलेशन हो भी सकता है और कोई रिलेशन नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब हम आगे चलते हैं। ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें लिखा हुआ है, जिसके हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और वही सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट्स को पढ़ के उन्हीं के हिसाब से वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, ऑल डेस्क आर वॉच, ठीक है। तो हम डेस्क और वॉच के बीच में रिलेशन शो करते हैं, डेस्क और वॉच। दूसरा क्या लिखा हुआ है, ऑल लैम्प आर वॉच, ठीक है। अब सेकंड रिलेशन किस किस के बीच में, लैम्प और वॉच के बीच में, लैम्प और वॉच के बीच में, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल लैम्प आर स्मार्ट, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल लैम्प आर स्मार्ट, ठीक है। अब हमने जैसे जैसे स्टेटमेंट्स पढ़े, जैसे जैसे हमारे स्टेटमेंट्स पढ़े, उसके हिसाब से हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। और एक बार यदि आपका वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे कंक्लूजन्स के ऊपर आते हैं। एक्चुअली अभी आप ये स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, इसलिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसके रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। और हो सकता है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में शायद 10 सेकंड से भी कम टाइम लगा, ठीक है। और यही क्वेश्चंस आपका टाइम बचाएंगे एग्जाम ड्यूरेशन में, ठीक है। अब हमारा कंक्लूजन फर्स्ट है, नो डेस्क इज लैम्प। डेस्क और लैम्प के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है। डेस्क और लैम्प के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी डेस्क लैम्प नहीं है। डेस्क लैम्प हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन नहीं होता है कि हम ये कन्फर्मली 100% नहीं कह सकते। और ये चीज़ और आप ध्यान रखें कि इस कंक्लूजन वही आप कह सकते हैं सही है जो कि आप जिसके रिगार्डिंग आप 100% श्योर हो, ठीक है। जब तक आप 100% श्योर नहीं हो तो आप उस कंक्लूजन को राइट नहीं मान सकते। मतलब यहाँ पे जब भी आप फ्लॉक्स करोगे तो आपको मतलब शक नहीं हो, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये क्वाइट पॉसिबल है और नहीं भी है। पॉसिबिलिटीज़ बात अलग है, ठीक है। यदि आपने वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है जिसमें 100% श्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आप कंक्लूजन को सही नहीं बता सकते हो। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, सम वॉच बीइंग स्मार्ट इज़ ए पॉसिबिलिटी, सम वॉच बीइंग स्मार्ट इज़ ए पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे देखो, वॉच और स्मार्ट के बीच में रिलेशन शो कर रहा है, वॉच और स्मार्ट के बीच में, वॉच और स्मार्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे कन्फर्मली स्टेटमेंट दिया गया है कि हम श्योर हैं कि वॉच और स्मार्ट के बीच में एक रिलेशन है, कुछ वॉचेस का पार्ट है जो स्मार्ट है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी, यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर लिया, पॉसिबिलिटी। तो जब हम श्योर हैं तो पॉसिबिलिटी वर्ड भी एक गलत हो गया, तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो गया। इन क्वेश्चंस में आपको ये भी चीज़ ध्यान रखने की बात है कि अगर आप 100% श्योर हो और वहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज़ कर लिया गया है तो आप उसको भी गलत मानोगे, क्योंकि आप 100% श्योर हो, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। वहाँ पर आप कन्फर्मली श्योर हो कि वो 100% वॉच, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि वॉचेज़ का कुछ पार्ट किस में बिलोंग कर रहा है, स्मार्ट से बिलोंग कर रहा है। ये आप 100% श्योर हो इस वेन डायग्राम के हिसाब से, तो ये पॉसिबिलिटी वर्ड जाए, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं होता तो ये कंक्लूजन सही होता, बट यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर लिया, पॉसिबिलिटी। तो ये जो कंक्लूजन है ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम थर्ड कंक्लूजन की तरफ आते हैं, जिसमें क्या लिखा है, सम वॉच आर डेस्क।
थर्ड कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ, सम वॉच आर डेस्क। अब देखो वॉच और डेस्क के बीच में रिलेशन दिया गया है। वॉच का जो पार्ट है उसी का कुछ पार्ट क्या है, डेस्क है, ठीक है। वॉच का कुछ पार्ट क्या है, डेस्क है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, सही, ठीक है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ थर्ड कंक्लूजन सही था, फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन गलत था। और आपको समझ में भी आएगा कि सेकंड कंक्लूजन गलत क्यों था, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज़ किया गया। क्योंकि हम तो 100% श्योर हैं कि वॉच का कुछ पार्ट क्या है, स्मार्ट है। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड यूज़ किया वो गलत किया इस पूरे सेंटेंस को, ठीक है। तो आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अगर हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि सम वॉच बीइंग स्मार्ट, तो ये सेंटेंस सही होता, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम वॉच बीइंग स्मार्ट इज़ ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। जहाँ हम 100% श्योर हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी शो नहीं कर सकते हैं, तो वो कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। अब हम सेकेंड टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, आज के सेकेंड टॉपिक के बारे में, जिसका नेम है सम, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल्स किए, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा, ऑल के बारे में पढ़ा, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल्स थे सब में ऑल वर्ड का यूज़ किया गया था, ऑल वर्ड का यूज़ कि ऑल ERB, ऑल PRC, ऑल CRD काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। जिसमें सब सारी चीज़ें, एक ऑब्जेक्ट की सारी चीज़ें दूसरे ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रही थी। बट यहाँ पे जो दूसरा फंडामेंटल टर्म है दैट इज सम, जैसे कि लिखा है आपके पास सेंटेंस, सम ARB, मतलब ए का कुछ पार्ट, ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है। तो हम क्या डिनोट करेंगे, इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको ध्यान देना, जैसे आपके पास ए ये है, ठीक है। तो ए का कुछ पार्ट, देखो आप यहाँ पे ए का सिर्फ और सिर्फ कितना सा पार्ट, इतना सा पार्ट, ए का सिर्फ और सिर्फ इतना सा पार्ट, इतने से मतलब कि कुछ पार्ट, अमाउंट, लेस अमाउंट, ए फ्यू अमाउंट, ठीक है। वही किसको बिलोंग करता है, बी को बिलोंग कर रहा है, वही किसको बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ऑल में तो क्या होता है कि ए का जो कंप्लीट वैल्यू है, जितनी भी ए की वैल्यूज है वो सब बी को बिलोंग करेगी थी। बट यदि फंडामेंटल सम की बात करते हैं, फंडामेंटल टर्म सम की बात करते हैं, तो ए की कुछ वैल्यूज ही बी को बिलोंग करेगी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है कुछ टी शर्ट्स है, ठीक है, जहाँ पे मैं टी शर्ट्स को टी से डिनोट कर रहा हूँ और शर्ट्स को एस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या लिखा हुआ है, सभी टी शर्ट्स ट्राउज़र हैं, सभी टी शर्ट्स क्या है, ध्यान देना, सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ, सॉरी, सभी सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ सभी शर्ट ट्राउज़र्स हैं, ठीक है। ट्राउज़र्स को मैं TR से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ सभी टी शर्ट्स जीन्स है, सभी टी शर्ट्स क्या है, जीन्स है। अब देखो सबसे पहले हमने इसका एक वेन डायग्राम बनाया। वेन डायग्राम में हमने क्या देखा कि पहला स्टेटमेंट था सभी टी शर्ट्स हैं, तो पहला हमने टी शर्ट और शर्ट के बीच में रिलेशन शो करने वाला वेन डायग्राम बनाया। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से शर्ट और ट्राउज़र के बीच में रिलेशन शो करने वाला डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम। और थर्ड जो वेन डायग्राम था वो टी शर्ट्स और जीन्स के बीच में रिलेशन शो करने वाला था, ठीक है। अब हम इसके कंक्लूजन्स को पढ़ते हैं। अब देखो पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, कुछ टी शर्ट्स के ट्राउज़र होने की संभावना है। पहला क्या लिखा हुआ है, कुछ टी शर्ट्स के ट्राउज़र होने की संभावना है। टी शर्ट्स ये रहा, टी शर्ट्स कहाँ पे, ये रहा, और ट्राउज़र कहाँ पे, ये पूरा। कुछ टी शर्ट्स के ट्राउज़र होने की संभावना है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि टी शर्ट्स तो ट्राउज़र है ही है, हम इस चीज़ के प्रति 100% श्योर है, हम इस चीज़ के लिए 100% श्योर है। और जब हम श्योर होते हैं तो संभावना वाले जितने भी सेंटेंस वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, ठीक है। जब हम पहले से ही श्योर हैं कि कुछ टी शर्ट्स ट्राउज़र हैं, कंफर्म है हम इस चीज़ के लिए, तो इसका क्या हो गया, कंक्लूजन फर्स्ट गलत हो गया, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन पढ़ते हैं। सेकंड कंक्लूजन कहता है कि कुछ जीन्स के शर्ट होने की संभावना है, कुछ जीन्स के शर्ट होने की संभावना है, ठीक है। अब देखो जीन्स का कुछ पार्ट शर्ट से बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है। जीन्स का कुछ पार्ट क्या है, शर्ट से बिलोंग कर ही रहा है, ये वाला शेडी पार्ट, ठीक है। ये जब पहले ही जीन्स और शर्ट के बीच में 100% रिलेशन है, तो ये जो संभावना वाला सेंटेंस है, ठीक है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। तो ना तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, ना तो ए बिलोंग करता है और ना ही बी बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैंने ये एग्जांपल्स लिए ही इसलिए हैं ताकि आपको ये ध्यान रहे
कि जब भी आप 100% श्योर हो, जब भी आप 100% श्योर हो और वहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड दिया गया हो, तब भी वो कंक्लूजन्स गलत माने जाते हैं। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जो आपको और क्लेरिफाई करेगा चीज़ों को। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका स्टेटमेंट है पहला, सभी जॉब हेल्पर हैं। जॉब को हम जे से डिनोट कर रहे हैं, हेल्पर को एच से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, कुछ वर्क जॉब है, कुछ वर्क क्या है, जॉब है। थर्ड क्या लिखा हुआ है, सभी हेल्पर सर्विस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आप सब लोग जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते होंगे उसी के हिसाब से अपना वेन डायग्राम बनाना सीख चुके होंगे, क्योंकि यदि आप वेन डायग्राम बनाना सीख लोगे तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसे क्वेश्चंस, इसके कंक्लूजन्स को पढ़ते हैं। कम से कम कुछ सर्विस वर्क है। ठीक है, अब देखो, कम से कम कुछ सर्विस वर्क है, सर्विस का एरिया ये रहा और वर्क का एरिया ये रहा। तो आप जैसे देख रहे हो कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे के अंदर कुछ पोर्शंस को रख रहे हैं, तो हम 100% श्योर हो गए कुछ ना कुछ सर्विस तो वर्क है ही है। ये वाला जो डार्क वाला जो शेडी एरिया है ये डिनोट कर रहा है कि सर्विस और वर्क के बीच में रिलेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, कुछ वर्क हेल्पर नहीं है, कुछ वर्क हेल्पर नहीं है, कुछ वर्क हेल्पर है, ये स्टेटमेंट सही है। कुछ वर्क हेल्पर नहीं है, हम इस चीज़ को नहीं कह सकते। ठीक है, हमने क्या कहा, कुछ वर्क हेल्पर हैं, क्योंकि इनके बीच में ये रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, बट नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, जबकि हमने अभी तक सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में है कि कुछ वर्क हेल्पर हैं। ठीक है, ये तो इस चीज़ से प्रूफ हो सकता है कि कुछ वर्क हेल्पर हैं, बट ये प्रूफ नहीं हो सकता कि कुछ वर्क हेल्पर नहीं है। तो सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया, गलत, पहला सही। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाला। तो आंसर क्या हो गया, 1, जो कि फर्स्ट ओनली एंड ओनली फर्स्ट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ चेयर टेबल हैं, कुछ चेयर टेबल है, कुछ फैन चेयर है, तो फैन और चेयर के बीच में रिलेशन, कुछ टेबल सोफ़ा है। ठीक है, अब हम इसके कंक्लूजन्स को पढ़ते हैं। कुछ सोफ़े फ़ैन है, कुछ सोफ़े क्या है, फ़ैन है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्टली कोई रिलेशन सोफ़ा और फ़ैन के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन शो नहीं हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सोफ़ा फ़ैन से बिलोंग करता है या नहीं करता, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस, कुछ फ़ैन सोफ़े नहीं है। अब देखो, अब ऐसे मैं एक और एक और टाइप का कंक्लूजन है, ये ध्यान देना है इनको। इस कंक्लूजन में, दोनों कंक्लूजन में सेम एक ही ऑब्जेक्ट की बात कही है, कुछ सोफ़े फ़ैन है और कुछ फ़ैन सोफ़े नहीं है। ठीक है, मतलब बात किस किस की गई है, सोफ़े और फ़ैन की ही बात की गई है। ठीक है, अब इन दोनों कंक्लूजन को पढ़ो। ठीक है, दोनों कंक्लूजन में पहले में कहा कुछ सोफ़े फ़ैन हैं और दूसरे में कहा कुछ फ़ैन सोफ़े नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, या तो फ़ैन सोफ़े से बिलोंग करते हैं या फ़ैन सोफ़े से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, आपने अभी क्या बोला, कुछ फ़ैन सोफ़े से बिलोंग करते हैं या फिर कुछ फ़ैन सोफ़े से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो या तो कंक्लूज़न एक होगा या फिर कंक्लूज़न दो होगा, या तो बिलोंग करेगा या बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि कभी कभी कंक्लूजन्स में, दो कंक्लूजन्स में सेम दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स की बात करता है, तो उनमें मोस्टली इधर और लग सकता है कि या तो ये या फिर ये। ठीक है, जैसे इसमें था कि या तो कुछ फ़ैन सोफ़े होंगे या कुछ फ़ैन सोफ़े नहीं होंगे। ठीक है, अब हम आगे, जैसे हमने ऑल के कुछ सब्स्टिट्यूट वर्ड्स पढ़े थे, वैसे ही सम के भी कुछ सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अ फ्यू, एटलीस्ट, फ्यू, मोस्टली, मोर, यूजुअली, ऑलमोस्ट, जनरली, और 1 से 99 के बीच में कितना भी परसेंटेज दिया गया हो। ठीक है, वो सब क्या होता है, इन सब का डायरेक्टली मतलब होता है सम। इन सब का डायरेक्टली मतलब क्या होता है, सम। चाहे फ्यू यूज़ करें, चाहे एटलीस्ट यूज़ करें, चाहे अ फ्यू यूज़ करें, चाहे मोस्टली यूज़ करें, चाहे मोर यूज़ करें, चाहे यूजुअली यूज़ करें, इन सबको डायरेक्टली आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सम से। किससे रिप्लेस कर सकते हैं,
सम से, और सेम वैसे ही सॉल्व करें जैसे अभी आपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो कि सम पे बेस्ड थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आज हमने सिर्फ 2 टॉपिक्स को कवर किया, ऑल को और सम को। किस किस टॉपिक को कवर किया? ऑल को और सम को। नेक्स्ट क्लास हम नो और सम नॉट को कवर करेंगे और कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस